हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सॉम में ऑलमोस्ट चीज़ें रिवीजन में ले लिया था। जैसे कि जो मेजर पोर्शंस थे सॉम में, लाइक एसएफडी, बीएमडी और एसएफडी बीएमडी हो गया हमारा, स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, टॉर्शन हो गया, तो ये सब ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे इन प्रीवियस रिवीजन। ओके, सो आज जो हमारे कुछ स्मॉल चैप्टर्स हैं, हम लोग जब एग्ज़ाम के टाइम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, कर लेंगे बट हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आज उनको हम एक एक करके रिवीजन में लेंगे। तो वो हमारे 3 चैप्टर्स हैं जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारा कॉलम है, सेकंड जो हमारा है स्प्रिंग है, एंड थर्ड वन इज़ प्रेशर वेसल्स। तो एक एक करके हम चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा है वो है कॉलम। कॉलम क्या होता है आपको हम एक फिगर के थ्रू बताते हैं। ओके, जैसे कि हमारा जो बीम था वो क्या था, वो हॉरिजॉन्टल मेंबर था, बट इन केस ऑफ कॉलम इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर विद कॉम्प्रेसिव लोड, ओके, अलोंग द एक्सियल लोडिंग। ओके, एक्सियल मतलब कि इसके अलोंग, बट जब हम बोलते हैं कि लैटरल एक्सिस या फिर बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है हमारा, वो इस ऐसे होता है, ठीक है, दिस टाइप। ये मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट चैप्टर में शायद। ओके, देन डेफिनेशन क्या हो जाएगी कॉलम की। कॉलम की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी कि कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर एंड कैरिंग वर्टिकल लोडिंग, एंड सेकेंड वन इज कि कॉलम इज अ मेंबर विद एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स। ओके, देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम हाईलाइट कर लेंगे, लाइक अ एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स। ओके, एंड जब हम कॉलम पे कोई लोड प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि जब कोई लोड कॉलम के ऊपर लगेगा तो ऐसा तो कोई पॉइंट होगा ही होगा ना जहाँ पे कि उसमें फेलियर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेलियर कॉलम के कितने टाइप्स हमारे हैं उसको हम क्लासीफाइड किए हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग कॉलम, एंड सेकेंड वन इज़ इंटरमीडिएट कॉलम, एंड थर्ड इज़ शॉर्ट कॉलम। ओके, तो एक एक करके इसको हम समझेंगे, ठीक। लॉन्ग कॉलम क्या होता है हमारा, कि लॉन्ग कॉलम का जो फेलियर होता है उसमें बकलिंग के थ्रू होता है, ठीक है, और जो शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रसिंग के थ्रू होता है। ये सब सारे हमारे की पॉइंट्स हैं। ओके, लॉन्ग कॉलम में जो होता है बकलिंग के होता है, और इसमें क्या होता है लैटरल बेंडिंग भी होती है लॉन्ग कॉलम के केस में। और जिसमें बकलिंग, जो कॉलम फेल कर जाता है बकलिंग और क्रसिंग बोथ के साथ, उसे हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट कॉलम। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, देन हर एक किसी थ्योरी या किसी भी पॉइंट्स के पीछे हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लोगों ने अपने अपने अजम्पशंस दिए। फर्स्ट जो हमारे हैं यूलर्स, एंड सेकेंड वन इज रैंकाइन। तो फर्स्ट हम यूलर को लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या क्या अपने एजम्पशंस दिए कॉलम के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो एप्टिकल टू लॉन्ग कॉलम, ठीक है, कि जो ये यूलर थ्योरी है केवल और केवल लॉन्ग कॉलम के लिए है, मीन्स ओनली फॉर बकलिंग लोड के लिए है, ठीक है, नॉट एनी अदर्स लाइक क्रसिंग एंड बकलिंग बोथ। ओके, एंड इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग प्रिज्मेटिक कॉलम। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेंथ, प्रिज्मेटिक मतलब होता है कि लेंथ थ्रू आउट दी जो उसका एरिया होता है वो सेम होगा, ठीक है। फर्स्ट एजम्पशन ये कहता है। सेकेंड हमारा क्या कहता है कि मटेरियल इज आइसोटॉपिक, होमोजीनियस, लीनियर, इलास्टिक। तो मैंने आपको बता रखा था कि आइसोटॉपिक होमोजीनियस क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल के अंदर खड़े होकर किसी एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मटेरियल इज आइसोटॉपिक, होमोजीनियस एंड लीनियर, इलास्टिक। ओके, देन और मैंने क्या बता रखा था कि जो हमारा वो होगा लोड होगा वो प्योरली एक्सियल होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, प्योरली एक्सियल, मैंने अभी भी आपको बता रखा था। फिर क्या है, फोर्थ वन इज परफेक्टली स्ट्रेट एक्सिस ऑफ कॉलम आफ्टर अनलोडिंग। एक आपने सुना होगा एजम्पशन होता प्लेन, क्या बोलते हैं उसको, प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर
बेंडिंग इज रिमेन्स प्लेन। ओके, तो वही यहाँ पे अजम्पशंस लिया गया है कि अगर हम किसी कॉलम पर लोड लगाते हैं तो अगर वो बकल करता है और अगर हम लोड को वहाँ से रिमूव करते हैं फिर अनलोड कर देते हैं तो वो मतलब फिर से अपना क्या नाम है शेप वो रीगेन कर लेगा। तो वही बोल रहा है कि परफेक्टली स्ट्रेट एक्सिस ऑफ कॉलम आफ्टर अनलोडिंग। ओके, और फिफ्थ वन इज हुक्स लॉ इज वैलिड, मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो ये 4 से 5 हमारे जो 4 से 5 पॉइंट्स थे अजम्पशंस यूलर के थे। ओके, इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि यूलर्स ने अपना एक फॉर्मूला दिया बकलिंग लोड को फाइंड आउट करने के लिए। वो फॉर्मूला हमारा ये है, पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन का एल इफेक्टिव का स्क्वायर इन ब्रैकेट। ओके, पाई का तो पता है आपको वैल्यू, ई क्या होता है आपको पता है, आई क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड। ओके, एल इफेक्टिव क्या होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इसको भी आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बकलिंग लोड को फाइंड आउट करने के लिए यूलर ने अपना एक फॉर्मूला दिया था, इसके थ्रू हम बकलिंग लोड को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे बताया ना कि इफेक्टिव लेंथ का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने कुछ कंडीशंस बना रखी थी। ठीक है, तो हमारी कंडीशंस हो गई इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के लिए, और यहाँ पे एक वैल्यू हमारी है एल इफेक्टिव प्रैक्टिकली, एल इफेक्टिव थियोरेटिकली। तो जो हमारा सोम का सिलेबस है वहाँ पे हम जो वैल्यू थियोरेटिकली मिलती है उसको हम यूज़ में लेते हैं, और जो हमारा प्रैक्टिकली होता है उसको हम स्टील या फिर आरसीसी वाले सब्जेक्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फर्स्ट केस क्या है हमारा कि अगर हमारा जो कॉलम है उसका एक जो एंड है वो फिक्स्ड है और उसकी जो लेंथ है एल है, तो जो हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो 2L हो जाएगी। ओके, ट्वाइस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि जब हमारा एक कॉलम है उसकी जो लेंथ है एल है बट उसके जो बोथ साइड्स हैं या फिर बोथ एंड्स आर पिन और हिंज, तो जो लेंथ होगी एल इफेक्टिव की वो इज इक्वल टू एल ही रहेगी। ठीक है, एल ले लेंगे हम। नेक्स्ट वन इज जब हमारा जो कॉलम है बोथ साइड्स एंड्स फिक्स्ड देन एंड हैविंग लेंथ इज एल, देन द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव इज L/2। ओके, 0.5L। And fourth and last one is when the one side is pinned and other is fixed of column and length is L, then the L effective value is L/√2। जब हम L/√2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो जो हमारा बकलिंग लोड का फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा 2π² EI अपॉन का L²। ओके, यहाँ तक तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सॉरी। फिर हम करते हैं सेकंड की बात। ठीक है, एक हमारा तो हो गया यूलर और जो सेकंड है वो हमारा हो जाएगा रैंकाइन्स फॉर्मूला। तो जो रैंकाइन्स ने अपना वो फॉर्मूला या फिर जो अपनी थ्योरी दे रखी थी, पहली बात तो थ्योरी आएगी, जो रैंकाइन्स की थ्योरी थी वो एप्लीकेबल थी फॉर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम के लिए। ठीक है, और यूलर्स में क्या था, यूलर्स में केवल लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल था, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1 का PB। ओके, देन ये हमारा PR क्या हो जाएगा रैंकाइन लोड। ये मान लीजिए आपको क्रशिंग लोड की वैल्यू दे रखी है और बकलिंग लोड की वैल्यू दे रखी है, तो आप रैंकाइन लोड को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन PC लोड, स्ट्रेस क्या होता है हमारा लोड अपॉन का एरिया। अगर हमको क्रशिंग लोड निकालना है तो क्रशिंग जो स्ट्रेस होता है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्रशिंग लोड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके एंड सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये निकलता है वैल्यू PR इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू का A डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर। तो एग्जाम में पूछता है कि ये जो अल्फ़ा है क्या होता है। ठीक है, ये तो हमको सबको पता है कि एरिया ऑफ कॉलम हो जाएगा, बट अल्फ़ा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा,
इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, हाईलाइट हो गया। देन अल्फा इज नथिंग, इट इज़ अ रैंकाइंस कांस्टेंट, ओके, एंड विच वैल्यू इज सिग्मा सी अपॉन का पाई स्क्वायर ई। इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना, ठीक है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंकाइन कांस्टेंट, ओके, आई होप नाउ क्लियर टू यू। देन एक हमारा आता है नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है हमारा कि फॉर लॉन्ग कॉलम विच इज़ एसेंट्रिक लोडिंग, एग्जाम में पूछता है जब हमारी एसेंट्रिक लोडिंग है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन वी आर यूजिंग सीकेन फॉर्मूला, ओके, फॉर लॉन्ग कॉलम विच इज़ हैविंग एसेंट्रिक लोडिंग वी हैव use secant formula, okay. Then after that स्लेंडरनेस रेशियो, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मैं जो कॉलम है उसका क्लासिफिकेशन जो है फेलियर के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैंने लिया स्लेंडरनेस रेशियो, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा आरसीसी में पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ठीक है। ये रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय का रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके, एल अपॉन का के, रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, हमको फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या हो जाएगा अंडर रूट आई बाई का ए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन का एरिया, ठीक है। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक। और स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारा जो कॉलम का डिवीजन हुआ है लाइक दिस, व्हेन द एल इफेक्टिव इज ग्रेटर देन 12 देन इट इज़ नोन एज लॉन्ग कॉलम, एंड व्हेन इज द वैल्यू इज लेस देन 12 देन इज नोन एज शॉर्ट कॉलम, ओके। और जब दोनों की वैल्यू इसके बीच में लाई करे तब हमारा क्या होता है, वो इंटरमीडिएट कॉलम। मैं आपको मान के ये चलती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया तो अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसा रहा आपका रिवीजन, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्प्रिंग। मैंने आपको पहले ही बता रखा था बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बस केवल पढ़ते ही नहीं लोग, एक बार पढ़ लेने से क्या माइंड में रहेगा हाँ हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, तो माइंड में कोई हेडेक नहीं रहेगा एग्जाम्स के पहले, ओके, ठीक है। इट्स प्रोवाइड टू अ प्लस पॉइंट टू यू कि यू आर कंप्लीटेड योर होल सिलेबस, ओके, बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम आते हैं स्प्रिंग पे। स्प्रिंग पे क्या होता है कि सिंपली इसको हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बताने से टाइम का कल वेस्टेज होगा और वीडियो लेंदी जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या है कि जब हम स्प्रिंग पे कोई लोड लगाते हैं, व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग इट आइदर गेट्स डिफ्लेक्टेड और डिस्टॉर्टेड। जब हम किसी स्प्रिंग पे कोई लोड लगाते हैं या तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा या तो उसमें डिस्टॉर्शन होगा, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। एंड इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप, ओके। व्हेन लोड इज रिलीज्ड, जब हम लोड को हटा देंगे या फिर रीलोड कर देंगे ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड रिलीज द सेम एज अनलोडेड। आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया, ओके। तो सिंपल से बात इसको पढ़ लीजिए आप, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन स्प्रिंग इट आइदर गेट्स डिफ्लेक्टेड और डिस्टॉर्टेड एंड इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग deflection or distortion it absorbs energy and release the same as unloaded, okay. Then next is टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते भी हैं। इसका एक फिगर है जो मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है लीफ स्प्रिंग का, ठीक है। तो स्प्रिंग जो हमारी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हेलिकल स्प्रिंग, एक होती है लीफ स्प्रिंग, ठीक है। तो हेलिकल में भी 2 पार्ट्स हैं, क्लोज क्वाइल्ड, ओपन क्वाइल्ड। ये तो बहुत लेंदी है, पहले हम लीफ को एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। लीफ स्प्रिंग क्या होता है कि ये लैमिनेटेड या फिर कैरियस फॉर्म में होती है, लैमिनेटेड लाइक दिस, ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
इस ऐसी लेयर आएगी, फिर नेक्स्ट ऐसी लेयर आएगी, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, आपने इसको देखा कि इसका यूज़ जो होता है ट्रैक्टर्स में होते हैं या फिर ट्रक्स में जो होते हैं वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं लीफ स्प्रिंग का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैंने बताया ना लेयर्स की फॉर्म में होती हैं। लीफ स्प्रिंग जो होता है लैमिनेटेड और कैरियज। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन्स सेम इन एवरी प्लेट, वन प्लेट, लेयर बाई लेयर प्लेट्स ही तो हैं ये, इन एवरी प्लेट्स एंड देयर बाई इट बिहेव लाइक बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा बताने की नीड नहीं है। ये बोल रहा है कि इसमें क्या नाम है, जो हमारा मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है रिमेन सेम होता है, मतलब हर एक लेयर्स में सेम ही सेम होता है। ये नहीं कि हाँ ये छोटा है ये बड़ा है जिसमें कम हो जाएगा, इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से ये बिहेव करता है लाइक अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक, डन। लीफ स्प्रिंग, फिर हेलिकल स्प्रिंग। ओके, देन हेलिकल स्प्रिंग में क्या है हमारा कि ये 2 टाइप्स के हैं, क्लोज कॉइल एंड सेकेंड वन इज ओपन हेलिकल स्प्रिंग, सॉरी। देन क्या है हमारा क्लोज में कैसा है, ओपन में कैसा है, एक करके इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हेलिक्स एंगल होता है। ठीक है ना, इसका फिगर है काफ़ी बड़ा है, आपने पढ़ रखा होगा, बट मैं ऐसे सिंपली इसको रिवीजन में ला रही हूँ। यही पूछता है कि एक एंगल बनता है ना, जैसे कि हमारा ये स्प्रिंग आ रहा है, इस पर हम कोई लोड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ये एंगल बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हेलिक्स एंगल की जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। ओके, और इसमें क्या होगा, रेजिस्ट लोडिंग बाय द टॉर्शन। क्लोज कॉइल में टॉर्शन जो होता है लोड को रेजिस्ट करता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्शन स्प्रिंग। ठीक है, क्लोज्ड कॉइल को हम ऐसा बोलते हैं। फिर हमारा आता है ओपन कॉइल। ओपन कॉइल में क्या होता है, जो अल्फ़ा की जो होती है मतलब कि हेलिक्स एंगल की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 10 डिग्री होती है, और ये इसमें जो लोड होता है इज रेजिस्टेड बाई बेंडिंग और टॉर्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग। सो इसको हम सो ऑल्सो कॉल्ड एज बेंडिंग स्प्रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्शन स्प्रिंग क्लोज कॉइल को, और ओपन को बोलते हैं बेंडिंग स्प्रिंग। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, सो कीप इट इन माइंड। ओके, उसके बाद हाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि बेस्ड हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे। ठीक है, कॉइल। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ABCD। ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्ट्रेन एनर्जी जो कि होता है U इज इक्वल टू हाफ T²L अपॉन का GJ। ठीक है, J क्या होता है यहाँ पे, और सबको आपको पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेंथ होती है, ये टॉर्शन है। ये G क्या होता है हमारा जो भी होता है भूल गई मैं अभी। फिर B हमारा क्या होता है, एक्सियल डिफ्लेक्शन डेल्टा। डेल्टा जो हमारा होता है क्या होता है 64 PR³ N अपॉन का GD की पावर 4। यहाँ से हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर C पॉइंट में क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, इसको हम डिनोट करते हैं K से, और डिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, स्ट्रेन एनर्जी को U से, एंड स्टिफनेस को K से। ठीक है, तो जो हमको जब निकालना है स्टिफनेस निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेट स्टिफनेस जब हम निकालते हैं उस लोड को हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा से। ओके, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी GD की पावर 4 64 R³ बिकॉज यहाँ से जो वैल्यू है P की वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट है कि जब किसी स्प्रिंग को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या फिर कट कर देते हैं तो जो स्टिफनेस की वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, ईच हाफ जो हम कट किए हैं 2 इक्वल पार्ट में, जो उसमें स्टिफनेस की वैल्यू होगी वो डबल होगी किसके, जो ओरिजिनल स्प्रिंग की स्टिफनेस थी। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा कि इफ़ स्प्रिंग कट इनटू 2 हाफ देन द स्टिफनेस इन ईच हाफ विल बी डबल टू द ओरिजिनल स्प्रिंग स्टिफनेस। ओके, क्लियर हो गया होगा ये भी शायद। एंड नेक्स्ट वन इज
ये दो फॉर्मूला है, इनमें वैल्यू दे करके K1 K2 की वैल्यू दे देगा आपको, और सीरीज़ और पैरेलल का रेशियो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब हमारी जो स्प्रिंग है वो सीरीज़ कनेक्शन में है और दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। देन फर्स्ट स्प्रिंग की स्टिफनेस K1 और सेकेंड की K2 और उसमें एक लोड लग रहा है P। तो हमारा जो K इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 का K1 प्लस 1 का K2 प्लस एंड शो ऑन 1 का Kn, ठीक है। और जब हमारी स्प्रिंग जो है उसका जो कनेक्शन है पैरेलल है, देन क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्प्रिंग सेकेंड एंड थर्ड एक के बाद एक को हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि K इक्विवेलेंट जो वैल्यू हो जाएगी K1 K2 प्लस K3 एंड शो ऑन Kn, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो पूछता है, वैल्यू दे देगा आपको और क्वेश्चन में, और इनका रेशियो पूछ लेगा, ठीक है, कि आप बताओ कि सीरीज़ और पैरेलल का क्या रेशियो है, वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक। फिर हमारा जो आता है लास्ट चैप्टर, स्प्रिंग कंप्लीटेड, ओके। अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो मैंने इतना तक है मेरे में, ठीक है। फिर आता है प्रेशर वेसल्स, इसमें क्या है हमारा कि प्रेशर वेसल्स क्या होती हैं, पहले इसकी डेफिनेशन जल्दी देख लेते हैं हम, ठीक है। कि थिन सेल्स आर द सेल्स इन विच थिकनेस ऑफ वॉल इज़ लेस दैन 1/10 और 1/15, ये वैल्यू आप याद रखना, ठीक है। या हमें लगता है आप पढ़ रखे होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो बड़ा अजीब से लग रहा होगा, ठीक है। तो 1 से 2 बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। थिकनेस ऑफ वॉल इज़ लेस देन 1/10 to 1/15 ऑफ द इट्स इंटरनल डायमीटर, ओके, देन इट इज़ नोन एज थिन सेल्स। वाइल इफ थिकनेस ऑफ वॉल इज़ ग्रेटर देन 1/10 और 1/15 देन इट इज़ नोन एज थिक सेल, ठीक है। while if thickness of wall is greater than 1/10 or 1/15 of the its internal diameter then it is known as thick cells। पूछ लिएगा कि डिफरेंस के थिक और थिन सेल में क्या डिफरेंस है, उनकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी लेस होती है और ये हमारी ग्रेटर होती है, ठीक है। The next one is there is some formulas of pressure vessels, okay। इसमें हम निकालते हैं हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, रेडियल प्रेशर, हुप स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक कर करके सारे फॉर्मूलों को हम रिवीजन में ले लेंगे, ठीक है। जो हुप स्ट्रेस होता है हमारा उसको हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा एच इज इक्वल टू PD/2T, ओके। ये फॉर्मूला हमको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सिग्मा एल इज इक्वल टू PD/4T, ठीक है। एंड रेडियल प्रेशर क्या होता है हमारा, जो रेडियल प्रेशर होता है वो हमारा इनसाइड जो होता है P होता है, ठीक है, बट आउटसाइड इज 0 होता है, ठीक है। एंड हुप स्ट्रेन क्या होता है हमारा कि PD/4T इन ब्रैकेट 2 माइनस का म्यू। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, PD/4T 1 माइनस का 2 म्यू। कभी कभी इन दोनों का भी रेशियो पूछ लेता है वैल्यू दे करके, ठीक है, कि हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, या फिर इन दोनों का रेशियो पूछ लेता है, वैल्यू नहीं भी देगा तो इन दोनों फॉर्मूलों को जब आप रेशियो निकालेंगे तो कभी 0.5, कभी इनका पूछेगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, इसको भी पूछता है, ठीक है। फिर हमारा आता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें क्या होता है कि E1 + 2EH, इट्स नॉट अ 1, आई थिंक इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल। जब इन दोनों को हम समेशन करेंगे तभी हमारी वैल्यू जो आएगी PD/4T इन ब्रैकेट 5 माइनस का 4 म्यू। ये फॉर्मूला तो आई थिंक कई बार रिपीट हुआ है, सो मैनी टाइम्स, सो रिमेंबर दिस। तो ये हमारा रहा आज का सॉम का रिवीजन यहीं तक। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई दिक्कत है, कुछ छूटा हुआ है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।